हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे एनसीईआरटी के कक्षा 9 के विज्ञान विषय का पहला अध्याय यानी कि चैप्टर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसका पूरा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी, आपको समझ में आएगा जो मैं बताऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही एनसीईआरटी के किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर किसी भी क्लास के आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। अब आते हैं आज की वीडियो में। यहाँ पे देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। आपके ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 पे है, पृष्ठ संख्या 4 पे है। तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है, जैसे कुर्सी है, वायु है, स्नेह है, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध इत्यादि। तो सबसे पहले इसमें से आपको पूछा है पदार्थ क्या है, तो पदार्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पदार्थ की परिभाषा ये होती है, जिस वस्तु का कुछ द्रव्यमान हो और जिसका कुछ आयतन वो घेरती हो, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। द्रव्यमान होना चाहिए और साथ ही साथ वो कुछ जगह घेरनी चाहिए, आयतन होना चाहिए उसका, उसको पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कुर्सी भारी होती है, आप उठाते हैं, थोड़ी सी वजन तो होती है और वो जगह भी घेरती है। आपका ये हो गया पदार्थ पहला। दूसरा है वायु। वायु आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी एक अगर गुब्बारे में भर दिया जाए तो देखते होंगे कि वो उसका आकार ले लेती है, यानी कि उसका भी आयतन है एक, और वो थोड़ा वजन तो उसको वजनी भी होती है, उसका एक द्रव्यमान भी होता है। तो ये भी आपका पदार्थ हो जाएगा। इसके बाद है स्नेह, गंध। कोई भी चीज़ महकती है उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, तो वो आपका पदार्थ नहीं होगी। स्नेह ये भी पदार्थ नहीं है। घृणा ये एक तरीके की विचारधाराएं हैं, ये कोई पदार्थ नहीं है। इसके बाद फिर बादाम आता है। बादाम भी आपका वजन होता है, किलो के तो भाव पाव किलो इस तरीके से लेके आते हैं, तो द्रव्यमान होता है और कुछ जगह घेरता है, तो इसका भी एक बादाम भी हो गया। विचार नहीं होगा, शीत नहीं होगा, नींबू पानी होगा, क्योंकि वो भी आपका पानी से मिला हुआ है, उसमें नींबू डाल देते हैं सिर्फ, वो भी आपका जगह घेरता है, उसका भी भार होता है, तो वो भी आपका पदार्थ होगा। इत्र की सुगंध नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या क्या निकल गया, कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी पदार्थ के उदाहरण है, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और स्थान घेरते हैं, जो मैंने बताया आयतन। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका रीजन बताना है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका उत्तर है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुँच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है। जैसे आप ऊष्मा बढ़ाएंगे तो जो खाने की गंध की जो कण है उसकी जो आपकी गति है वो तेज हो जाएगी, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। जब किसी की गति बढ़ेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तेज हो जाएगा। और ठंडे में जस्ट उल्टा है, ठंडे खाने के महक की तुलना में विसरण उसका गर्म खाने का ज़्यादा होता है, दूर तक फैलता है, वो तेज होगा भाई तो दूर तक जाएगा वो। अर्थात गर्म खाने का जो विसरण ठंडी गैसों की तुलना में ज़्यादा होता है, तेज़ी से होता है, तो वो ठंडे खाने की महक नहीं आती है, उसके पास जाना पड़ता है उसकी महक लेने के लिए, और गर्म खाने की महक दूर तक चली जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। आप स्विमिंग पूल में देखे होंगे, तैरे होंगे, नहीं तैरे हों तो देखे तो ज़रूर होंगे कि उसमें कोई जाता है तैरता है, या फिर नदी में ही देख लीजिए कोई तैरता है, तो पानी एक पदार्थ है, तो पानी को काटते हुए ही तो आगे बढ़ता है वो आदमी। तो ये पदार्थ के किस गुण को बताता है ये, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। पहला यहाँ पे, पानी के कणों के बीच की अपेक्षित दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, ठोस की अपेक्षा पानी के जो कण होते हैं द्रव अवस्था में है, द्रव्य पदार्थ है, तो इसके जो कण हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, जिससे जितने ही दूर होंगे उसको उतना ही काटना आसान होगा, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान उसके बीच में रहता है, जिससे हम तैरते हैं तो पानी काटते चले जाते हैं आगे। अगला है, जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो ठोस की अपेक्षा, अब क्या ठोस जमीन है उस पर तैर पाएंगे काटते हुए? नहीं तैर पाएंगे, क्योंकि उसके बीच जो उसके कण हैं उसके बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बीच कणों के बीच की दूरी भी बहुत कम होती है ठोस के, इसलिए वो उस तरीके से बिहेव नहीं करता जिस तरीके से वायु और जल करते हैं। तो यही कारण था कि स्विमिंग पूल में यानी कि जल में आदमी तैरता है, और जल का ये आपका पदार्थ का एक गुण है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? यहाँ पे पदार्थ के कणों की विशेषताएं पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं देखिए पॉइंट वाइज बता देता हूँ आपको। पहला यहाँ पे है, पहले पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं, पहले ऐसे लिखेंगे। उसके बाद पहला पॉइंट है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त स्थान पदार्थ के कणों के बीच में होते ही होते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। बस वही है कि किसमें कितनी दूरी होती है, रिक्त स्थान कितनी ज़्यादा होती है, किसमें कम होती है, ये डिपेंड करता है। ठोस में कम होती है दूरी, द्रव में ठोस की अपेक्षा ज़्यादा दूरी होती है, और गैस में सबसे ज़्यादा दूरी होती है उनके कणों में। दूसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठोस में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, इसलिए वो कठोर होता है। गैस में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, और गैस में जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है। तीसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा, जैसे द्रव में हो गया और गैस में हो गया, तो एक दूसरे से दूसरी जगह पे, जगह उनके बीच ज़्यादा होती है तो एक दूसरे जगह पे जाते रहते हैं निरंतर। इससे होगा, पता चलेगा कि गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही इतने छोटे होते हैं कि आपको पता नहीं चल पाएगा, आप देख नहीं सकते उसको अपनी आंखों से। तो यहाँ पे पदार्थ की ये विशेषताएं हो गई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पाठ्यपुस्तक के आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 पे है अब ये क्वेश्चन। किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन में के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। यानी कि घनत्व बराबर जो होता है वो द्रव्यमान किसी का भार जितना होगा और वो कितना जगह घेरेगा, उसी को कहते हैं घनत्व। तो किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। बढ़ते हुए घनत्व के रूप में लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, वायु का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक, फिर चिमनी के धुएं का होता है, क्योंकि चिमनी के धुएं में कुछ कण होते हैं आपके ठोस के भी आ जाते हैं, तो वायु से थोड़ा सा उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है। फिर रुई आता है, रुई स्थान घेरता है आपका। ठीक, जल आता है उसके बाद, फिर शहद आता है। ठीक है, क्योंकि जल का प्रसरण ज़्यादा होता है शहद से। ठीक है, शहद थोड़ा सा भारी होता है। उसके बाद आता है चौक, उसके बाद आता है लोहा। क्योंकि आप देखेंगे चाक के कड़ों में के बीच में भी जो दूरी होती है, आकर्षण बल होता है, वो लोहे से कम होता है। क्योंकि आप चाक को तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं आसानी से, लेकिन लोहे को तोड़ना चाहें उतना ही मोटा तो नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करना है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सारणीबद्ध कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ए वाले का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को निम्नलिखित सारणी से दर्शाया गया है। यहाँ पे गुण है, ठोस है, द्रव है, गैस है। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं यहाँ पे। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक यानी कि गुण, ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस गैस। आकार है पहला, गुण क्या है? आकार। ठोस का देख लीजिए, आकार होता है निश्चित, आकार होता है स्पष्ट सीमाएं होती हैं। दूसरा द्रव है, कोई निश्चित आकार नहीं होता, किसी बर्तन में रखे जाने पर उसी का आकार ले लेता है। और गैस, इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है। आयतन, आयतन भी ठोस का निश्चित होता है, द्रव का निश्चित आयतन होता है। ठीक है। और गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं, या किसी बर्तन में रखी जाती है तो उसी का आकार एवं आयतन ले लेती है। ठीक है। तीसरा है दृढ़ता और तरलता। ये दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं हैं। ये दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल होते हैं और बहते हैं। द्रव वाला, गैस वाला, ये बह सकती है, हवा अगर चली तो आपको पता है कि वो बहती है। ठीक है। चौथा है कणों के बीच का आकर्षण। ठोस में मैंने जैसे बताया सबसे ज़्यादा होती है, तभी वो ठोस अवस्था में होते हैं, टूटते नहीं आसानी से। ठोस की अपेक्षा द्रव में कम होती है और गैस में सबसे ज़्यादा, ठोस और द्रव दोनों से कम होती है गैस में आकर्षण बल। कणों की स्थिति, कण बहुत पास पास होते हैं ठोस में। द्रव में कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, और गैस में कणों के बीच में दूरी सबसे ज़्यादा होती है। अगला है संपीडितता। इसमें ठोस में बिल्कुल नहीं होती और द्रव में संपीडन होता है, और यहाँ पे गैस में सबसे ज़्यादा संपीडन होता है, हाईली कंप्रेसिबल है। ठोस को आप दबा नहीं सकते ना,
गैस पानी को थोड़ा बहुत दबा सकते हैं और गैस को तो आराम से दबा सकते हैं आप। अगला है विसरण। एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता, यानी मिलता नहीं है। द्रव में ठोस या गैसों का विसरण होता है और गैस आसानी से एक दूसरे में विसरण कर लेती हैं। अगला यहाँ पे अब इस बी वाला था, यहाँ पे कुछ दिए थे, उसके बारे में बताना था आपको। निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी कीजिए। जैसे दृढ़ता है, रिजिडिटी है। पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करना दृढ़ता कहलाता है। जैसे लोहा है, उसके हम आकार बदलना चाहें, उसको मोड़ना चाहें तो आसानी से नहीं मुड़ता वो, उसका अपोज करता है, वो जल्दी मुड़ना नहीं चाहता, जिसको कहते हैं दृढ़ता। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। गैस और द्रव दृढ़ नहीं होते हैं। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। बाह्य दबाव बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं, अर्थात ये इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। द्रव और गैस संपीड्य होते हैं। जैसे सर्वाधिक संपीडित गैस को सबसे ज़्यादा संपीडित की जा सकती है, कंप्रेस किया जा सकता है। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, आप लोहे को दबाना चाहे नहीं दबा सकते, इसलिए इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले संपीड्यर में संपीडित किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों तीसरा तरलता, फ्लूइडिटी। इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। जैसे पानी हो गया, जल हो गया, द्रव्य हो गया और गैस हो गया, ये बहती हैं तो इसको कहते हैं तरलता, इसलिए इसे तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते। गैस सभी दिशाओं में बहती है। गैसों की तरलता द्रवों की से अधिक होती है। आपको पता है गैस चारों तरफ फैल सकती है, लेकिन द्रव एक निश्चित दिशा में ही जाएगा जिस तरफ उसको फोर्स मिलेगा, क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है गैसों की, और तथा आकर्षण बल बहुत कम होता है। अगला है बर्तन में गैस भरना। किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा कर इससे इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा और नगण्य अंतराण्विक बल के कारण होता है। ठीक है, आकर्षण कम होता है गैसों में और उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो जिस बर्तन में भरते हैं उस बर्तन के चारों तरफ वो फैल जाती है। आकार, शेप। ठोस पदार्थों में आकार अंतराण्विक यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। ठीक है, जबकि द्रव और गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है या फिर भरा जाता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता, जो ठोस है और गैस है, लेकिन जो गैस है और द्रव हैं, जो ठोस है उसका आकार निश्चित होता है। ठीक, गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी। पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती हैं तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस से न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। अगला है घनत्व, डेंसिटी। घनत्व क्या होता है? जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, द्रव्यमान बटे आयतन। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान यानी कि किसी वस्तु का भार और बटे में आयतन यानी कि वह स्थान कितना घेरती है। तो घनत्व को डी से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को एम मास से और आयतन को वी वॉल्यूम से। यहाँ पे देख लीजिए, ठोस का सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे घनत्व, फिर द्रव का होता है, फिर गैस का होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कारण बताना है आपको। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। दूसरा, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तीसरा है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। चौथा है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कटारे में दक्ष होना पड़ेगा। यहाँ पे सभी को देखते हैं अब हम एक एक करके। पहला है गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। इसी कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती हैं तथा जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसे पूरी तरह भर देती हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, तो इसका भी आंसर यहाँ पे देखिए बी के सामने लिखा गया है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है, इस कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस दबाव बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है? तो बिल्कुल हाँ, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं तथा इसके कण संपीड़ित नहीं हो सकते।
तथा बहते नहीं हैं। ये सभी गुण यह दर्शाता है कि लकड़ी की मेज एक ठोस है। चौथा क्वेश्चन था हवा वाला, कि हवा में आसानी से हम हाथ चला सकते हैं लेकिन लकड़ी में नहीं चला सकते, उसके लिए हमको कटारे में दक्ष होना पड़ेगा। इसका देख लेते हैं आंसर। हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक दूरी रिक्त स्थान होते हैं, अर्थात कण बहुत बहुत दूर होते हैं तथा कणों के बीच आकर्षण बल भी बहुत कम होता है, नगण्य होता है, इसलिए हम बहुत आसानी से कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं। जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि कटारे के में दक्ष लोग काट पाते हैं उसको। चौथा क्वेश्चन है सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव्यों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। आप सभी को पता है कि ठोस का जो होता है घनत्व ज़्यादा होता है और गैस का द्रव्य का ठोस से कम होता है। तो एक बर्फ ठोस होता है तो उसका घनत्व ज़्यादा होना चाहिए, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो दूसरी चीज़ में तैरेगा नहीं, नीचे मास उसका ज़्यादा होगा बाहर तो नीचे चले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो तैरता है। क्यों तैरता है? पानी में आप बर्फ़ डालेंगे तो ऊपर ही रह जाता है, तो क्यों होता है, इससे यही पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बर्फ़ पानी में के जमने से बनती है, आप सभी को पता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे अगर बर्फ़ का टुकड़ा तोड़ के देखेंगे तो उसके बीच में रेसे रेसे से होते हैं, आप अगर देखे होंगे ध्यान से तो, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं, वो खाली स्थान रह जाते हैं। लेकिन पानी में क्या ऐसा दिखता है क्या कि उसके बीच में रेसे हों? नहीं दिखता, जो पानी में नहीं होते हैं। यह पिंजरे की तरह यानी कि केज लाइक संरचना बना लेती है, जालीदार हो जाती है, जिसको हम पिंजरा कह सकते हैं, जिससे इसका आयतन उतनी मात्रा में नहीं होता जितना जल का होता है। जब जल का आयतन ज़्यादा होगा तो जल नीचे रहेगा, बर्फ़ ऊपर आ जाएगा। यही कारण है कि बर्फ़ का टुकड़ा जल में तैरता है। अब यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 300 केल्विन है और 573 केल्विन है। तो केल्विन में तापमान 300 होता है, 300 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे इसका फार्मूला होता है TK बराबर TC प्लस, यहाँ पे देख लीजिए मिसप्रिंट है, इसको आप सुधार लीजिएगा, 273 होगा, 2733 नहीं होगा, एक 3 लास्ट से हटा दीजिएगा, 273 होगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे 300 को बदलना था तो TK की जगह 300 रख दीजिए, TC प्लस 273 कर लेंगे तो TC बराबर आपका आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है आपको 573 को बदलना था तो 573 में से वही फार्मूला लगाइए, TK बराबर TC प्लस 273, तो आप सभी को रख देंगे, 573 रख देंगे केल्विन के स्थान पे, डिग्री सेल्सियस में बदलना था और इधर 273 आप उसमें से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए, हम ज्ञात, यहाँ पे पहला 250 डिग्री सेल्सियस, हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है तथा 250 डिग्री सेल्सियस जो कि क्वथनांक से काफ़ी उच्च ताप पर है, अतः इस ताप पर जल गैसीय अवस्था भाप में बदल जाएगी। 100 डिग्री पे आपको पता है उबलने लगता है पानी, तो यहाँ पे वही होगा, द्रवीय तथा गैसीय अवस्था दोनों, क्योंकि 100 डिग्री पर जो भाप उबलने लगता है तो द्रव अवस्था में भी रहेगा, लेकिन भाप भी बदलेगा, उबलेगा तो भाप बनेगा, तो वो गैस अवस्था में भी रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। हम अगर उसको टेम्परेचर देते हैं किसी पदार्थ को, तो हम उसके बीच के जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में वो खत्म हो जाती है, तो ऊष्मा खत्म हो जाएगी। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी कि ऊष्मा तो दे रहे हैं लेकिन वो गर्म नहीं हो रहा है वो पदार्थ, ठीक है, उसके अवस्था में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन वो उसके आकर्षण बल को तोड़ने में खत्म हो जा रहा है, जिसको हम गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं, ठीक है। गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा इसको कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल गैसों को द्रव्य में परिवर्तन करने के लिए कोई विविध विधि सुझाइए, ठीक है। वायुमंडल गैस को हम द्रव में बदलना चाहते हैं, ठीक है, जो आप देखे होंगे कि वाष्पीकरण होके हमारे समुद्रों से पानी ऊपर जाता है, फिर वो वापस पानी बन के नीचे आ जाता है, तो यही पूछ रहा है ये। दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडल गैसों को द्रव्य में परिवर्तित किया जाता है। विधि, एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीडित करने तथा ताप को कम करने का पदार्थ पर के कण पर समीप आ जाते हैं, उसकी वजह से जिससे वो जब गैस के पदार्थ समीप आ जाएंगे तो वो द्रव बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए,
सिलेंडर में आपको गैस भरा गया है, ऊपर से पिस्टन को दबाते जा रहे हैं, उसका जगह कम करते जा रहे हैं, तो गैस लास्ट में देख लीजिए द्रव बन के नीचे से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्म शुष्क दिन के में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी आर्द्रता कम होती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। सिंपल सी बात है। अतः कूलर के अंदर जो ठंडी हवा है कमरे में फैलकर ठंडा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है? वही यहाँ पे भी प्रोसेस है। घड़े में बहुत अधिक संख्या में मिट्टी का घड़ा होता है, पहले उसको बना दिया जाता है ठोस, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत बारीक से, जो आपको आँखों से नहीं दिखेगा, उसमें छेद होते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं पोर्स, छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता है तथा इसके वाष्पीकरण को इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके और शेष बचे जल में वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के रूप में ले लेता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है, चूँकि घड़े एवं जल से उष्मा अवशोषित हो जाती है तथा वाष्पीकरण होता रहता है। इससे मटके यानी कि घड़े का जल ठंडा होता रहता है। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली तथा इसके आसपास के ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। जब ऊर्जा ही अवशोषित कर लेंगे तो ठंडा हो ही जाएगा और वाष्पीकृत हो जाते हैं, इससे जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। अगला क्वेश्चन है, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? आप देखे होंगे कि कप में जल्दी ठंडी नहीं होती चीज़ें, अगर वही प्लेट में निकाल देते हैं तो ठंडी हो जाती है। तो क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। आपको पता है, अगर प्लेट भी उसी आकार का ले लीजिए, कप के आकार का, तो वही चीज़ होगा, आपका ठंडा नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि कप की अपेक्षा प्लेट की चौड़ाई ज़्यादा होती है, जिससे उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है। जितना अधिक क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतनी जल्दी होगा, जिससे दूध या चाय ठंडी हो जाती है। अब भाई वाष्पीकरण हो जाएगा, उसके अंदर की उष्मा अवशोषित हो जाएगी तो ठंडा हो ही जाएगा जल्दी प्लेट का। इस तरह हम प्लेट में दूध या चाय जल्दी पी पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े उष्मा अवशोषित एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। आपको पता है कि काला रंग सबसे ज़्यादा उष्मा एब्जॉर्ब करता है। हल्के और सूती कपड़े उष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं, जिससे पसीना स्वेट अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेजी से होता है। इस क्रिया से हमारी त्वचा में वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा में उष्मा निकलने से के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। 293 या 470 है। आपको मैंने बताया था जो फार्मूला, 273 से घटा दीजिए आपका आ जाएगा। तो 293 को में से 273 घटाएंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और 470 में से 273 घटाएंगे तो 197 डिग्री आपका सेल्सियस आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का आंसर देख लीजिए, पहले का आंसर है 20 सेल्सियस, दूसरे का 197। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में बदलना है, तो 25 सेल्सियस है और 273 सेल्सियस है। तो 25 में आप 273 आप यहाँ पे देख लीजिए ऐड कर देंगे तो 273 प्लस 25 298 केल्विन हो जाएगा और दूसरा है आपका 373 प्लस 273 646 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। दूसरा है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे ही सुगंध आ जाता है, क्यों? तो वही कारण था जो अब स्टार्टिंग में मैंने खाने वाला बताया था, गर्म खाने और ठंडे खाने का। पहला है, नेपथलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाती है, जिससे ऊर्ध्वपातन, ठीक है, क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाती है। ठोस से वो द्रव नहीं बदलती, सीधे गैस में बदल जाती है, जिसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। ऊर्ध्वपातन को हम यहाँ पे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम कहते हैं इसको, लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ लास्ट में सब्लिमेशन कहते हैं ऊर्ध्वपातन को, सब्लिमेशन। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा जाके, ठीक है। इसके वजह से
वो पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया ठोस पदार्थ। दूसरा है इत्र, एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प वेपर में बदल जाता है और वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की सुगंध बहुत दूर बैठे भी आ जाती है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कण के बीच के बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। जल, चीनी, ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा मतलब आपका होता है चीनी में, ठोस है, फिर जल होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, यानी कि सबसे कम ऑक्सीजन है, फिर जल है, फिर चीनी है। ठीक है, लिख दिया इसको मैंने, समझ लीजिएगा अब इसको। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। 25 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि तापमान पे जो रूम टेम्परेचर उस पर क्या होगा, 0 डिग्री पे क्या होगा, 100 सेल्सियस पे क्या होगा। 25 पर जल द्रव अवस्था में होता है, 0 पर जल ठोस यानी कि बर्फ अवस्था में तथा द्रवित अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट तथा बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट दोनों 0 होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, द्रव उबलना शुरू हो जाएगा, गैसीय अवस्था में होगा और द्रव्य अवस्था दोनों में होगा, क्योंकि 100 पे ही क्वथनांक 100 आपका जल का होता है और 100 पे ही वो वाष्प में परिवर्तित भी होता है। दूसरा है पुष्टि हेतु करना है यहाँ पे, जल कमरे के ताप पर द्रव्य है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, क्यों। यहाँ पे दोनों को बताना है आपको। पहला, जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक 0 तथा क्वथनांक 100 डिग्री होता है, साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता, इसलिए जल को किसी भी बर्तन में रखा जा सकता है, उसी कारण इसका आकार ले लेता है। लोहे का क्या है, लोहे की अलमारी, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है क्योंकि इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कमरे के ताप से बहुत ज़्यादा अधिक होता है, इसका एक निश्चित आकार और आयतन होता है जिसको इस दृढ़ता कहते हैं, इसी को ठोस कहते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 273 या 0 डिग्री पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ में के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 गुणे 105 जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ से 3.34105 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता पदार्थ प्रदान करता है क्योंकि जल किसी भी प्रकार का गुप्त ऊष्मा नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक होती है। भाप के जलने की तीव्रता अधिक महसूस होगी, सभी को पता है, भाप से ज़्यादा जलेंगे, गर्म जल से उतना नहीं जलेंगे जितना एज कम्पेयर टू भाप से जलेंगे। जैसे रोटी, आप फुली हुई रोटी आएगी, उसको फोड़ेंगे तो उसके अंदर से जो भाप निकलेगा वो अत्यधिक गर्म होगा, आपके हाथों को तुरंत जला देगा, एज कम्पेयर टू अगर गर्म रोटी आप छूते हैं तो वो उससे उतना नहीं जलेगा। ठीक है, भाप के से जलने की तीव्रता अधिक होती है क्योंकि 373 केल्विन 100 डिग्री ताप पर भाप अर्थात वाष्प में कणों में का उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों में ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली रहती है। जल में सिर्फ गुप्त ऊष्मा होगी, लेकिन जो भाप होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तभी वो कन्वर्ट होगा भाप में, तो उसमें भाप में बदलने के कारण उसमें गुप्त ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, जिसके कारण वो और गर्म होता है। चित्र दिया गया है, ABCDEF की अवस्था परिवर्तन के यहाँ पे नाम पूछा गया है। ठोस से द्रव में बदलेगा, ए को कहते हैं, तो यहाँ पे ठोस से, यहाँ पे मैंने नीचे सभी को दिखा दिया ABCDE और F तक। ए जो है ठोस से द्रव बदलेगा तो उसको कहते हैं फ्यूजन यानी कि संगलन। बी यानी कि आपका द्रव से गैस बदलेगा, वाष्पीकरण या फिर वाष्पीकरण इसको कहते हैं, यानी कि वेपराइजेशन। ठीक है, तीसरा है सी, गैस से द्रव में बदलेगा तो उसको संघनन कहते हैं, अभी मैंने बताया था पिस्टन वाला, कंडेंसेशन। डी है जमना, जब द्रव आपका ठोस में बदलेगा, जैसे बर्फ, पानी जो है वो बर्फ में बदल जाएगी तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, जमाना। उसके बाद क्या है, ई है, ई का मतलब देख सकते हैं आप, ठोस से ऊपर सबसे लाइन, ठोस से सीधे गैस में बदल रही है, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब ठोस से सीधे गैस में बदल जाए तो उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। और यफ का मतलब क्या होगा, यफ क्या हो रहा है यहाँ पे, गैस से सीधे ठोस में बदल रहा है। ठीक है, गैस से सीधे ठोस में बदल रहा है, द्रव में नहीं बदल रहा है। तो जब गैस से सीधे ठोस में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, यानी कि निक्षेपण कहते हैं उसको। ठीक है, याद रखिएगा, सब्लिमेशन होता है ठोस से सीधे गैस में बदलना और डिपोजिशन होता है गैस से सीधे ठोस में बदलना। तो ये हो जाएगा आपका, हो गया आज का पूरा आपका चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे।
पूरे डिटेल में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराए हैं। ऐसा क्वेश्चन आंसर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कोई भी पढ़ाता है तो वो सिर्फ पाठ्यगत प्रश्नों को करा देता है या फिर अभ्यास प्रश्नों को करा देता है। आज की वीडियो मेरी बड़ी होने की मेन रीज़न यही है कि मैंने पूरा क्वेश्चन कराया जितना भी आपके चैप्टर में आया है और अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जिससे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर हो सकता है मुझसे कोई मिसप्रिंट हुआ हो तो उसको मैं सुधार दूंगा आप लोगों के लिए और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। और अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।